वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम मूवीज को उनके जॉनरे से पहचानते हैं, उसी के आधार पर अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद भी होती है। पर आज जो हम मूवी लेकर आए हैं ना, उसकी शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से होगी। आपको लगेगा कि यार ये तो टीवी पे देखा हुआ लगता है, लेकिन नहीं। उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी और जब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएंगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ आपके रिएक्शंस होंगे कि वाह। और वो छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रियल लाइफ पे आधारित होने वाली है। इसके बारे में अगर आप आज भी गूगल में सर्च करेंगे तो कई सारी थियोरीज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई फिनलैंड में बनी इस मूवी को, जिसका नाम है लेक बोडोम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की एक बार सोच लेना दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में स्क्रीन पर ये टेक्स्ट स्क्रॉल किया जाता है कि 1960 में 4 टीनेजर्स बोडोम लेक के पास कैंपिंग करने गए थे, पर उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड कातिल ने बहुत ही बेरहमी से चाकू मारकर कत्ल कर दिया। आज तक उस कत्ल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। वो कौन था, उसने इन बच्चों को इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया, इसके बारे में कई थियरीज है, कई लोगों पे शक भी है, लेकिन उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है। उसी घटना पर दोस्तों ये मूवी बनी हुई है। इस तरह स्क्रॉल को करते करते स्क्रीन पर आता है वो लेक जहां ये कत्ल हुए थे, यानी कि लेक बोडोम। 4 टीनेजर्स लेक में मजे से खेलते हुए नहा रहे होते हैं, पर वहाँ 5वां आदमी भी है जिसके बारे में उन बच्चों को भनक तक नहीं होती। तो वो आदमी एक जगह बैठकर अपने दांत पीसता हुआ दिखता है और अपने चाकू की धार को बड़ा तेज कर रहा होता है। यहाँ पे चलिए, ये रहा आपके सामने मूवी का टाइटल लेक बोडोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ जाइए प्रेजेंट में 2016 में दिखाते हैं कि 2 टीनेज लड़के एक ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। तो इस लंबे बाल वाले का नाम है मैडी और दूसरे का नाम है एलिस। एलिस मैडी से पूछता है कि तुमने उन दोनों लड़कियों को सब समझा दिया था ना, कहीं लास्ट मोमेंट पे मना ना कर दें। मैडी कहता है हाँ, मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया है वैसे, और सब समझा भी दिया है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज मांगी थी वो तुम लेकर आए हो ना। एलिस उसे एक पार्सल देता है जिसके अंदर लड़की का इनर वियर होता है, एंड फिर मैडी उस इनर वियर को एक फोटो से कंपेयर करता है, तो पता चलता है कि ये हूबहू उसी तरह का इनर वियर है। असल में 1960 में बोडोम लेक में जो कत्ल हुए थे उसमें से एक विक्टिम ने इसी तरह का इनर वियर पहना हुआ था। मैडी कहता है कि अगर इस इनर वियर को एडा पहनेगी तो कैसा रहेगा, क्या लगता है तुम्हें। और यहाँ पता चलता है कि इन दोनों ने अपनी 2 फ्रेंड्स को इस ट्रिप पे बुलाया और लगभग 50 साल पहले बोडोम लेक में जो कत्ल हुए थे उसी को वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उन कत्लों के बारे में, उस घटना के पीछे की मिस्ट्री, उस कातिल और उसके माइंड सेट को समझना चाहते हैं। इस मामले में एलिस से ज्यादा मैडी को इंटरेस्ट है और उसी के कहने पर एलिस भी इस अजीब एक्सपेरिमेंट के लिए मान गया था। और क्योंकि ओरिजिनल घटना में 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, तो इन लोगों ने इस ट्रिप पे 2 लड़कियों को इन्वाइट किया था। उसमें से एक लड़की का नाम एडा है तो दूसरी का नोरा। अब एडा को दिखाते हैं जो अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही है। वो डरी सहमी अपने पापा से पूछती है कि पापा, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा सकती हूँ प्लीज। पर उसके पापा तो झट से चिल्ला देते हैं कि तुमने पहले से हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है और अब ट्रिप पे जाना चाहती हो, है कोई जरूरत नहीं है जाने की, पड़ी रहो घर पर। असल में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कुछ महीने पहले एडा के स्कूल में एक अफवाह फैली हुई थी कि एडा के न्यूड फोटोज क्लिक कर दिए गए हैं और वो जल्द ही इंटरनेट पर अपलोड किए जाएंगे। इस वजह से न सिर्फ एडा पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, इसीलिए पापा इतने रूड हो रहे हैं। पर माँ कहती है वो नोरा के साथ जा रही है, इसमें हर्ज क्या है, नोरा वैसे भी अच्छी लड़की है। पापा कहते हैं कि नोरा अच्छी लड़की है, वो तो इससे भी आगे निकल चुकी है, मैंने एक बार कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। अब एडा थोड़ा चिढ़ के कहती है मैं कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ पापा जो आप मुझे घर में बंद रखने के लिए कह रहे हैं। तो माँ भी कहती है कि तुम जाओ एडा, क्यों खामखा यहाँ परेशानी कर रही हो, मैं समझा दूंगी पापा को। तो देखा दोस्तों, इस तरह माँ की परमिशन मिल जाती है। यहाँ एलिस और मैडी को दिखाते हैं। एलिस के पास अपनी कार है और इसी में ये लोग बोडोम लेक जाने वाले हैं। वो अपना लगेज लोड कर रहा होता है और तब वो मैडी के हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी देखता है। एलिस फिर पूछता है कि अरे एक बात बताओ यार, तुमने सच में एडा और नोरा को कन्विंस कर लिया था ना कि कहीं अभी भी कोई गड़बड़ है। वैसे मैं आपको बता दूं, एलिस इतनी बार इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रिप पे नहीं जा रहे। 50 साल पहले वे कत्लों को रिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, यानी क्राइम स्पॉट पे जाकर उन विक्टिम्स की जगह पे खुद रहने जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि इनके साथ भी वैसा कुछ होता है या फिर नहीं, जैसा कि उन 4 विक्टिम्स के साथ हुआ था। इसीलिए एलिस इतनी बार कंफर्म कर लेना चाहता है कि वो लड़कियां आ रही है या फिर नहीं। दूसरी ओर एडा और नोरा को दिखाते हैं। जिस तरह मैडी और एलिस क्लोज फ्रेंड्स है ना, उसी तरह ये दोनों भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। पापा के बर्ताव से एडा उदास हो जाती है, लेकिन नोरा उसे हिम्मत देती है कि देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे भुला लो। उसके बारे में सोचती रहोगी तो मन को शांति कहाँ मिलेगी। इस ट्रिप पे ध्यान दो, उसी बहाने तुम्हारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा और जब हम लौटेंगे तो सब कुछ पहले जैसा होगा, देखना हम फिर पहले की तरह खुश रहेंगे। इतने में मैडी और एलिस गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों लड़कियां खुशी खुशी उनके साथ ट्रिप पे निकल जाती है। पता नहीं क्या होने वाला है पर अब। और वैसे भी जब 4 टीनेजर साथ में होते हैं तो माहौल में बहुत ही एनर्जी होती है। यहाँ भी वही होता है और रास्ते भर चारों मस्त गप्पे लड़ा रहे होते हैं। एक जगह पर ट्रैफिक में गाड़ी रुकती है तो नोरा पूछती है बाकी सब
कब आ रहे हैं? और यहाँ लगता है शॉक दोस्तों, हमें भी सच बताऊं तो, क्योंकि मैडी ने इन दोनों लड़कियों को बताया ही नहीं कि वो असल में किस मकसद से जा रहे हैं। उसने तो किसी नॉर्मल कैंपिंग ट्रिप के बहाने इनको बुला लिया है और ये बेचारे फंस गए। अब ये जानकर एलिस को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उनके सामने कुछ कहता नहीं। एक जगह पे लड़कियां गाड़ी रुकवा कर रेस्टरूम जाती हैं। तो यहाँ पर एलिस मैडी से भिड़ जाता है कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि ये कैंपिंग ट्रिप है। वो दोनों सोच रही है कि और भी लोग आएंगे। मैडी इसको देखो, बहुत ही कैजुअली कहता है, अब अगर सच बता देता तो दोनों नहीं आती ना, इसीलिए तो नहीं बताया। एलिस के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और वो चुप हो जाता है। अब वो शहर से बहुत दूर एक जंगली इलाके में पहुंच जाते हैं। तो मैडी अपने मैप की मदद से उस लेक की ओर जाता है। तो पता चलता है कि वो एरिया तो कई सालों से सील किया गया है और वहां पर एक चेन बांधा होता है ताकि इसके आगे कोई जा ना पाए। लेकिन दोस्तों, इस चेन को काटने के लिए मैडी कुल्हाड़ी लेकर आया था। उससे चेन को कट करके वो जंगल के अंदर वहां ड्राइव करने लगते हैं। तो होता यह है कि कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जिसके आगे गाड़ी जा नहीं सकती। फिर वो लगेज उठाकर वहां से कुछ दूर पैदल चलते हैं और आखिर बॉडम लेक के पास पहुंच जाते हैं। और ये वही स्पॉट है दोस्तों जहाँ 50 साल पहले उन 4 टीनेजर्स का कत्ल हुआ था। असल में मैडी ने लड़कियों से झूठ बोला था कि इस लेक के पास एक केबिन है जहाँ पर हम आराम से रह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई केबिन नहीं होता। लड़कियां पूछती हैं तो वो कहता है कि हम टेंट में रहेंगे ना, मजा आएगा उसमें, तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। क्या कहती हो बताओ? रात को मस्त कैंप फायर लगाकर बैठे रहेंगे, मस्त गप्पे मारेंगे और एंजॉय। और यहाँ पर मैडी सच रिवील कर देता है और उन्हें वो फोटोज भी दिखाता है जिसमें उन 4 विक्टिम्स की लाशें थी। एडा कहती है, हाँ मैंने भी इस बारे में इंटरनेट में खूब पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों ऐसा बेहुदा एक्सपेरिमेंट करना क्यों चाहते हो? अब मैडी कहता है कि सुनो ना, उन 4 का कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया, आज भी वो कहीं ना कहीं आजाद घूम रहा होगा। इसी वजह से मुझे इस केस को रिकंस्ट्रक्ट करने में इतना इंटरेस्ट है। और तो और 1960 के उन 4 विक्टिम्स की उम्र, हाइट और वेट भी बिल्कुल हमसे काफी मिलता जुलता है। एडा समझ जाती है कि मैडी अपने इरादे को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग करके आया हुआ है। तब मैडी उसे वो इनर वियर देता है और कहता है कि प्लीज तुम्हारे और नोरा के बिना हम ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाएंगे। अगले सीन में फिर चारों मस्त एंजॉय करने लग जाते हैं। लगता है दोनों लड़कियों को मैडी की बातों से उतना डर नहीं लगा, दोनों बिल्कुल कैजुअल होती हैं। फिर नोरा और एलिस लेक में मजे से नहाकर बाहर आते हैं। फिर यहाँ मस्त डिनर करके चारों कैंप फायर के आगे बैठकर उन कत्लों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तब नोरा मैडी से पूछती है कि ये एक्सपेरिमेंट के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? इस क्राइम के बारे में जो इंटरनेट पर थेरीज है, क्या तुम उन्हें सच्चा या झूठा साबित करने के लिए हमें यहाँ लाए हो, या फिर सिर्फ सच जानना ही तुम्हारा मकसद था? और यहाँ पर मैडी कुछ और ही बातें बताता है। वो कातिल जरूर यहीं रहता था और 4 लोगों का कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब कातिल ने बहुत ही प्लानिंग की होगी। जहाँ तक मुझे लगता है उसने अचानक से आकर उन 4 का कत्ल तो नहीं किया होगा, बल्कि वो दिन भर उन 4 पे नजर रखे हुए होगा। हर विक्टिम को उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, उसकी हर हरकत को उसने बड़े ध्यान से जांचा होगा और फिर उसके बाद डिसाइड किया होगा कि किसको किस तरह से मारना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो ये सारी चीजें प्लानिंग कर रहा था तो शायद उन 4 ने देखा नहीं, वो अपनी मस्ती में ही रहे होंगे। और उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है दिन भर उन्हें फॉलो करने के बाद रात को जब वो 4 सो गए हों, तब शायद जाकर कातिल ने उन पर हमला किया होगा और 4 को मार डाला होगा। इससे साफ पता चल जाता है कि वो जंगल का चप्पा चप्पा अच्छे से जानता था। और तो और एक और बात है, उसने सब्र से काम लिया और बहुत ही सोच समझकर उन 4 का कत्ल किया। अब तुम लोग पूछोगे कि 1960 में अगर उसने कत्ल किए थे तो अब तो वो बूढ़ा हो चुका होगा, क्या पता वो मर भी गया हो। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि वो जिंदा है। 1960 में अगर वो यंग था तो बूढ़ा तो जरूर हो गया होगा, लेकिन मरा नहीं, जिंदा होगा। और क्या पता शायद वो अब भी इसी जंगल में घूम रहा हो और हमें देख भी रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसी डरावनी डरावनी बातें सुनने के बाद नींद कहाँ से आनी थी उनको। लेकिन नोरा और एलिस मैडी की बातों का मजाक बनाकर सोने चले जाते हैं कि अगर साइको कातिल आ गया तो हमें उठाना मत, सुबह स्वर्ग में मिलेंगे डायरेक्ट। इस तरह मजाक करते हैं वो और अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। अब यहाँ पर मैडी और एडा बातें कर रहे होते हैं। मैडी एडा से कहता है कि स्कूल में जो तुम्हारे न्यूड फोटोज की अफवाहें फैली थी उसके बाद तो मुझे लगा कि तुम टूट गई होगी, पर तुम सच में बहुत ही ब्रेव हो जो उस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो और यहाँ इस ट्रिप पे आ गई। वो आ रहे, बहुत ही गजब की बात है। तो अब एडा कहती है कि तुम तो बड़ी आसानी से कह रहे हो, पर मुझ पे क्या बीत रही है ये शायद तुम जानते नहीं और कभी समझ भी नहीं पाओगे। बहुत ही स्ट्रेस में हूँ मैं, ना कहीं बाहर जा सकती हूँ ना ही घर में चैन से रह सकती हूँ। खैर मुझे अभी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहकर वो उठती है तो एकदम चौंक कर खड़ी रह जाती है। वो कहती है, मैडी तुमने कहा था कि यहाँ जंगल में हमारे अलावा कोई है नहीं, पर सामने मुझे अचानक रोशनी दिखी थी अभी। मैडी कहता है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, ये सब उसी का नतीजा है, तुम्हें वहम हो रहा है बस, वहाँ कोई नहीं है, चलो सोने चलते हैं। पर एडा कहती है, तुम जाओ यार, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, मुझे डर भी लग रहा है, सच बताऊं तो मैं एक काम करती हूँ, जरा अपनी बॉडी वॉश करके आती हूँ। मैडी भी चला जाता है तो एडा अपना टॉप उतार कर लेक के पानी अपने शरीर पे छिड़क देती है।
और दोस्तों तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो घबरा कर उठ जाती है, मुड़ती है तो वहाँ पर एलिस हाथ में टूथब्रश ले खड़ा होता है। एडा भी उसको डांट देती है कि इडियट कहीं के, क्या कर रहे हो यहाँ पर। इस पर वो कहता है कि अरे सॉरी, मैं कोई तुम्हें टॉपलेस देखने के लिए नहीं आया था, मैं तो ब्रश करने आया था। तो वो ब्रश करके टेंट के अंदर जाता है और चारों आराम से सो जाते हैं। अचानक एडा को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत नोरा को जगाती है और नोरा एलिस को उठाकर कहती है कि बाहर कोई है, शायद जाकर देखो। पर वो कहता है कि यार बाहर जंगली जानवर होगा, चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन ये कहने के बाद तुरंत उसे लगता है कि जैसे कोई इंसान चल रहा है और वो टेंट से बाहर आकर निकलता है। और मैडी ने जो साइको कातिल की कहानियां सुनाई थी, उसके बाद एडा और नोरा बहुत ही डरी भी होती हैं कि कहीं सच में वो कातिल तो नहीं आ गया। तभी अचानक एलिस बचाव बचाव करके टेंट के अंदर भागा चलाता है। ये तीनों एकदम से फ्रीज। लेकिन एलिस कहता है कि अरे मजाक कर रहा था, वहां पर कोई नहीं है। क्यों मैडी, लगता है तुम बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो साइको कातिल जरूर आएगा। सॉरी माय फ्रेंड, यहाँ कोई साइको कातिल नहीं आया, सिर्फ मैं हूँ। इस तरह वो मजाक करने लगता है तो नोरा टेंशन में उस पर चिल्ला देती है, गधे कहीं के, मुझे अटैक आ गया था अभी, अब मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे टॉयलेट जाना होगा। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन एलिस दोस्तों जरा भी शर्म नहीं करता और कहता है देखो अकेली मत जाओ, साइको कातिल तुम्हें मार डालेगा, नहीं तो मैं भी आऊंगा, रुको। ये कहकर वो भी उसके पीछे पीछे भागता है। अब टेंट में यहाँ मैडी और एडा अकेले होते हैं। एक बार फिर मैडी एडा से उसकी न्यूड फोटो के बारे में बातें करने लग जाता है और कहता है कि मुझे उन फोटोज के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। एडा चौंक कर पूछती है, क्या तुम जानते हो वो फोटोज किसने लिए थे। एंड मैडी कुछ बताने वाला होता है कि अचानक टेंट के ऊपर कोई भारी चीज गिरती है। जरूर उस शैतान एलिस का काम होगा, ये सोचकर मैडी टेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि टेंट के ऊपर एक टहनी गिरी होती है, जिसकी वजह से टेंट जरा कोलैप्स हो गया है। वो चिल्लाता है कि चुपचाप वापस आ जाओ एलिस, मैं जानता हूँ कि ये तेरी शैतानी है, वापस आओ। और फिर वो टेंट के अंदर सर घुसाकर कहता है, डरो मत, एलिस हमें डराने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच टेंट के बाहर शूज पहने हुए एक आदमी के पैर दिखते हैं। यानी इस जंगल में एक बात तो क्लियर है कि चारों ही नहीं, पांचवा भी कोई है, और वो है एक आदमी। वो एक चाकू निकालकर मैडी की पीठ पर जोर से घोंप देता है। मैडी भी डर के मारे चीख देता है। उसके चिल्लाहट को सुनकर एलिस और नोरा भागे चले आते हैं तो देखते हैं कि मैडी खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। दोनों एकदम फ्रीज। एलिस के मुंह से तो शब्द नहीं निकलते, लेकिन वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि किसने किया ये। मैडी भी बार बार चिल्लाता है कि आ गया वो साइको कातिल, वो हमें नहीं छोड़ेगा अब। एडा भी चिल्लाती है कि कुछ करो एलिस, इसे तुरंत यहाँ से ले जाना होगा। एलिस के कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। वो एक स्ट्रेचर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने लग जाता है, लेकिन तब मैडी कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, पर तुम लोग प्लीज यहाँ से बच निकलो, वो तुम लोगों को भी मार डालेगा। कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अब एलिस की कोशिश ये है कि वो पहले नोरा और एडा को सेफ जगह पे लेकर जाए। वो कहता है कि देखो मैडी को मैं देख लूंगा, पर सबसे पहले तुम्हें कार के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहकर वो मैडी की कुल्हाड़ी लेकर एडा और नोरा के साथ कार की ओर भागने लगता है। अब रात के अंधेरे में उन्हें तो कुछ नजर भी नहीं आता, जान को हथेली में लिए भाग रहे होते हैं। एक जगह पे नोरा फिसल कर गिर जाती है और उसके पैर में आ जाती है मोच, वो चल भी नहीं पाती। एलिस और एडा मिलकर उसको उठा लेते हैं। नोरा भी कहती है कि देखो मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी वजह से तुम दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। एक काम करो, जाकर किसी को मदद करने के लिए भेजो, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। और फिर कोई रास्ता न पाकर एलिस और एडा नोरा को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन एलिस उसे मैडी की कुल्हाड़ी भी देता है ताकि अगर कोई उस पर हमला करने आए तो वो खुद को डिफेंड कर पाए। दूसरी ओर वो दोनों बहुत दूर भागते हैं, लेकिन लगता है जैसे एक ही जगह के चक्कर लगा रहे हो। दोनों थक थक कर एक जगह रुक जाते हैं और तब एडा पूछती है क्या मैडी मर गया होगा। एलिस कहता है कि चुप हो जाओ यार, पागलों जैसी बात मत करो, अभी उसे कुछ नहीं हुआ होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से किसी को बुला लाएंगे और फिर उन दोनों को बचा लेंगे। कहकर वो आगे चलने लगता है, पर तब एडा कहती है मैं खूब जानती हूँ कि तुम इस ट्रिप के लिए क्यों आए थे। हैं? एलिस की समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहती है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैडी ने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया। एडा कहती है सुनो, बनो मत समझे, तुम्हारे मन में चोर है, तुम्हारा इरादा क्या था मैं ये खूब जानती हूँ। और दोस्तों लगता है कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर रिवील होता है कि एडा और एलिस कभी रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब से एडा की न्यूड फोटोज के बारे में खबर फैली है तब से ही एडा एलिस से दूर रहने लगी थी, इसीलिए एडा ऐसा कह रही है। अब एलिस कहता है कि हाँ मैं मैडी के कहने पर यहाँ नहीं आया, बल्कि तुम्हारे लिए आया था, और हाँ तुम्हारे फोटोज के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन एडा तो उस बारे में बात करना ही नहीं चाहती और आगे चलने लगती है, पर एलिस उसे रोक कर कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, असल में तुम्हारे कोई न्यूड फोटोज थे ही नहीं। पर यार एक बात समझ नहीं आ रही, एडा उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुकी थी, लेकिन अब एलिस कह रहा है कि न्यूड फोटोज थे ही नहीं। तो ये सुनकर एडा गुस्से में चिल्लाती है कि देखो अब तो मेरे साथ मजाक मत करो, मुसीबत ऊपर से पहले ही हमारे ऊपर। पर एलिस कहता है कि मेरा विश्वास करो, जब वो अफवाह फैली थी तो मैंने और मैडी ने इंटरनेट पर उन फोटोज को ढूंढा, पर वैसा कोई फोटो था ही नहीं। उस रात पार्टी में तुम बहुत ही ड्रिंक करके फ्लैट हो गई थी, जिसके बाद किसी बदमाश बच्चे ने ही ये बातें फैलानी शुरू की थी। अगर फोटोज होते तो क्या किसी ने उनको देखा नहीं होता? आज तक ना तुमने और ना तुम्हारे पेरेंट्स ने और ना ही किसी और स्टूडेंट्स ने उन फोटोज को देखा है, क्योंकि वैसा कोई फोटो है ही नहीं। ये
सिर्फ अफवाह थी। अब एडा कहती है कि फोटो है और नोरा ने उस फोटो को देखा था। फिर तुम इस तरह झूठ क्यों कह रहे हो? लेकिन यहाँ दोस्तों एलिस बेवकूफ उसे प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एडा, इसीलिए तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, पता है तुम्हें? और दोस्तों इस पर एडा एकदम से विलन की टोन में कहती है जल्द ही तुम्हारे दिल की धड़कन रुकने जा रही है। और तभी कोई पीछे से एलिस की पीठ पर चाकू से वार कर देता है। एलिस नीचे गिरकर खत्म। उसके पीछे हुडी पहना हुआ कोई खड़ा होता है। फिर रिवील होता है कि वो कोई और नहीं नोरा है। अब वो कहती है कि प्लानिंग तुमने और मैडी ने नहीं की थी, ये तो हमारा प्लान था जिसमें तुम दोनों फंस गए हो। और दोस्तों यहाँ नोरा एक खतरनाक ट्विस्ट रिवील करती है। असल में एडा और नोरा मैडी और एलिस को खत्म करने के इरादे से ही इस ट्रिप पर आई थी। इतना ही नहीं, कई दिन पहले इन्होंने पक्की प्लानिंग की थी और इन दोनों का काम तमाम करके इनकी बॉडीज को डिस्पोज करने तक का सारा सामान ये दोनों अपने बड़े से उस लगेज में लेकर आई थी। तो उन्हीं चीजों को निकालकर दोनों इनकी बॉडीज को पैक करके बॉडी बैग्स में पैक करने लगती हैं। और तब पता चलता है कि एडा के न्यूड फोटोज के बारे में मैडी और एलिस ने ही पूरे स्कूल में अफवाहें फैलाई थी, इसीलिए इन्हें खत्म करने का प्लान बनाया था एडा और नोरा ने। और अब ये दोनों उनकी बॉडीज को पैक करती हैं और उसमें चेन के साथ पत्थर बांधकर बोडोम लेक में डिस्पोज कर देती हैं। चलो, जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो चुका। ये सोचकर दोनों कार की ओर जाती हैं और फैसला करती हैं कि शहर पहुंचकर इस कार को भी हमें डिस्पोज करना होगा, फिर हम पर कोई शक नहीं करेगा। ये सोचकर दोनों कार में बैठ जाती हैं। लेकिन दोस्तों स्वागत है आपका दूसरे ट्विस्ट में। और ट्विस्ट यह है कि इतना परफेक्ट कत्ल करने के बाद दोनों ने उनकी बॉडीज को परफेक्टली डिस्पोज कर दिया था, लेकिन गाड़ी की चाबी वो एलिस के पॉकेट में थी और उसी के साथ दोनों ने उसे बोडोम लेक में डिस्पोज भी कर दिया था। अब सुबह से पहले इन्हें किसी भी तरह शहर पहुंचना ही होगा, तभी किसी को शक नहीं होगा, वरना दोनों फंस सकती हैं। तो अब इन्हें क्या चाहिए? किसी भी तरह गाड़ी की चाबी निकालनी होगी। दोनों फिर लेक के पास जाती हैं। एडा बहुत ही अच्छी स्विमर है, इसलिए नोरा उसे लेक के अंदर भेज देती है ताकि वो एलिस की लाश से कार की चाबी निकाल पाए। नोरा खुद बाहर खड़ी उसे गाइड कर रही होती है कि अब थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो शुरू में एडा जरा घबराती है क्योंकि स्विमिंग पूल में तैरना और बात होती है, लेकिन इस तरह जंगल के बीच इस बड़े लेक में स्विम करके वो भी एक लाश को ढूंढकर उसके पॉकेट से चाबी निकालना बहुत बड़ी बात। पर नोरा उसे मोटिवेट करती है, अरे तुम कर सकती हो यार, डरो मत। फिर क्या था, एडा अंदर कूद जाती है और नीचे की ओर जाने भी लगती है, लेकिन वहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि एडा घबरा कर बाहर निकल आती है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। नोरा उसे फिर से चेयर अप करती है कि यार तुम स्कूल की बेस्ट स्विमर हो, तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, जाओ जल्दी से चाबी निकाल कर लाओ ना। और फिर इतना मोटिवेशन पाकर एडा खुद को हिम्मत देती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। तो पहले तो उस बैग की जिप खोलने में भी एडा को बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो जिप खोलकर एलिस के पॉकेट में हाथ डालकर चाबी निकाल लेती है। और यहाँ से सीधे ऊपर नोरा को दिखाते हैं जो बहुत ही परेशान होती है कि बहुत देर हो गई, एडा बाहर नहीं निकली। तब लेक के उस तरफ दोस्तों झाड़ियां हिलने लग जाती है और नोरा को सेंस होता है कि पक्का वहां पर कोई है। नोरा भी अपना टॉर्च उस तरफ घुमाती है। ओह, तभी अचानक एडा चाबी हाथ में लिए बाहर निकलती है। चलो शुक्र है चाबी मिल गई। दोनों चाबी लेकर आती हैं और कार स्टार्ट करके वहां से निकलती हैं। तो नोरा ड्राइव कर रही होती है, यानी कि इनका प्लान एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया था, जिस वजह से नोरा बड़ी खुश होती है और बहुत ही कैजुअली गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। पर दोस्तों एडा के चेहरे पे एक तरह का कंफ्यूजन होता है और वो नोरा को ताकने लगती है। इसका कारण है एलिस के वो आखिरी शब्द। मरने से पहले उसने कहा था कि तुम्हारा कोई न्यूड फोटोज है ही नहीं और ना ही उसे किसी ने देखा, यहाँ तक कि एडा ने खुद उन फोटोज को इंटरनेट पर कहीं नहीं देखा था। यही सोचकर एडा अभी कंफ्यूज्ड है। वो नोरा को ये बात बताती है तो वो तो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम बहुत इनोसेंट हो यार, हर किसी पे विश्वास कर लेती हो। वो फोटोज खुद एलिस ने क्लिक किए थे, वो सच थोड़ी बोलेगा। उसका दोस्त मैडी उससे भी बुरा है, उनकी जान लेकर हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तुम बेकार टेंशन मत लो। वैसे भी उनकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, अब हम दोनों पहले की तरह आराम से खुश रहेंगी। पर तभी एडा झट से कह देती है कि नहीं, इसके बाद हम कभी साथ नहीं रहेंगे। नोरा चौंक जाती है कि क्या कह रही है। एडा कहती है मेरी बात सुनो, ऐसा कांड करने के बाद अगर हम दोनों साथ रहेंगी तो दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए इसके बाद अगर मैं और तुम ना मिले तो ही अच्छा होगा। लेकिन ये क्या दोस्तों, नोरा तो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और एडी पर चिल्लाती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुमसे अलग होने के लिए मैंने इतना बड़ा कांड किया है। और अब यहाँ पे नोरा एक और चौंका देने वाला ट्विस्ट रिवील करती है। अब आ जाइए एक छोटे से फ्लैशबैक में, जिसमें पता चलता है कि एडा और नोरा बचपन से बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थी। ना क्लोज फ्रेंड्स नहीं बल्कि लवर्स थी। नोरा एडा से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन एडा को नोरा के लिए उतनी इंटेंस फीलिंग्स नहीं थी। फिर भी दोनों हमेशा साथ रहती थी। जब दोनों बड़ी हुई तो कॉलेज में एडा को एलिस पसंद आने लग गया। तो यहाँ से हुआ ये कि एडा का ध्यान नोरा पर से हटकर एलिस पर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से नोरा को गुस्सा आया। उसे लगा कि एलिस की वजह से एडा उससे दूर होती जा रही है। तो एक दिन दोनों किसी पार्टी में गई जहाँ एडा एलिस के साथ क्लोज हो रही थी। ये देखकर नोरा के अंदर आग जलने लगी। गुस्से में उसने एडा को खूब शराब पिलाई और उसे एक कमरे में ले जाकर अनड्रेस कर दिया। उसके बाद नोरा ने बाकी स्टूडेंट्स के बीच ये अफवाह फैला दी कि एडा नशे में पड़ी हुई थी और तब किसी ने उसके न्यूड फोटोज क्लिक कर दिए थे। ये महज एक अफवाह
अफवाह थी दोस्तों। लेकिन अगले दिन स्कूल में हर किसी की जबान पर यही बात चल रही थी कि एडा के न्यूड फोटोज किसी के पास हैं और वो उसे इंटरनेट पर डालने जा रहा है। और उसके बाद तो ना सिर्फ स्कूल में बल्कि एडा के घर में, उसके आस पड़ोस में, हर जगह ये बात फैल गई। इसी वजह से हर जगह, यहाँ तक कि एडा के घर पर भी उसे सभी गलत समझने लगे। एडा ने तो एलिस से भी बात करना छोड़ दिया था। तब वो फिर नोरा के पास आई, जो उसे दिलासा देती रही कि देखो कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत मत हारो। नोरा ये बातें कह तो रही थी, लेकिन अब वो हमेशा के लिए एडा को एलिस से दूर करना चाहती थी। और इसीलिए उसने एडा को पट्टी पढ़ाई कि एलिस और मैडी ने मिलकर तुम्हारे न्यूड फोटोज क्लिक किए थे और उन्होंने ही अफवाह फैलाई कि वो फोटोज इंटरनेट पर अपलोड किए जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। उसने एडा से ये भी कहा था कि उन फोटोज को दूसरे स्टूडेंट्स ने तो नहीं, लेकिन मैंने देखा था। ये सारी बातें सुनने के बाद एडा को एलिस और मैडी पर उस समय बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि वो उन दोनों का कत्ल करने को तैयार हो गई। उसके बाद ये दोनों बहुत ही अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी। तभी मैडी और एलिस ने ये ट्रिप अरेंज कर लिया। और ये शायद एलिस और मैडी का बुरा वक्त था कि उन्होंने इन दोनों को ट्रिप पे बुलाया। असल में नोरा को पता चल चुका था कि मैडी और एलिस मिलकर 50 साल पहले बोडम लेक में हुए उन कत्लों को रिकंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हैं। और तभी उसने सोचा कि क्यों ना ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। लेकिन दोनों लड़कियां ट्रिप पर ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और वो बाई चांस मैडी के इस प्लान में फंस गई ऐसा उन्हें दिखा रही थी। और आखिरकार क्या हुआ, नोरा ने एडा के जरिए अपने इस बड़े से प्लान को बढ़िया तरीके से अंजाम दे दिया। इस तरह अब नोरा पूरा सच रिवील करती है। वेल, अगर आपने पहले गेस कर लिया था तो यू आर परफेक्ट। लेकिन अब एडा को बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है नोरा। तुम्हारी वजह से उन दो बेकसूरों की जान चली गई और वो भी मैंने मारा उनको तुम्हारे साथ मिलकर। अब घर जाकर मैं पुलिस को सब बता दूंगी। हाओ, नोरा गुस्सा हो जाती है और एक स्पैनर उठाकर एडा के सर पे दे मारती है। बदले में एडा भी उसे मारती है और फिर तेजी से जाती हुई गाड़ी में इनकी लड़ाई चल जाती है। अचानक से एक आदमी बीच में आ जाता है। नोरा गाड़ी घुमाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों की कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। तब वो आदमी इनके पास आता और कहता है, तुम दोनों लकी हो, मैं खुद तुम्हारी गाड़ी को अपने ट्रक से टो करके लेकर जाऊंगा और शहर में छोड़ दूंगा। असल में उस आदमी का एक ट्रक होता है, तो वो एक चेन लाकर इनकी गाड़ी में फिक्स कर रहा होता है। और तब नोरा एडा से कहती है, सुनो, इस आदमी ने हमें देख लिया है, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो हम फंस जाएंगे, इसीलिए हमें इसे भी जान से मारना होगा। पर मेरा चाकू तो एलिस की लाश के साथ चला गया, तुम्हारे पास एक चाकू था ना, वो निकालो। इस पर एडा कंफ्यूज होकर पूछती, क्या मेरे पास कहाँ है चाकू? नोरा कहती है, भूल गई क्या, मेरे चाकू से मैंने एलिस को मार डाला और उस चाकू को उसके लाश के साथ डिस्पोज भी कर दिया। और तुमने अपने चाकू से मैडी को मारा था ना, वो चाकू कहाँ है? वेलकम इन थर्ड ट्विस्ट दोस्तों। एडा चौंक कर पूछती, ये क्या बक रही हो, मुझे तो लगा कि मैडी को तुमने अपने चाकू से मारा है। और अब ये दोनों रियलाइज करती हैं कि इन दोनों ने वो पॉइंट कैसे मिस कर दिया। इसी बीच वो आदमी इनकी कार को अपने ट्रक के साथ बड़ी तेजी से टो करके लेकर जाता है। मतलब मैडी को ना एडा ने मारा ना नोरा ने उसे मारा, तो उस साइको कातिल ने, जिसने 50 साल पहले उसी बोडोम लेक पर उन 4 टीनेजर्स को बेरहमी से मारा था। एडा और नोरा ने बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया था मैडी और एलिस को मारने का, लेकिन इन दोनों ने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि दोनों उसी पुराने कातिल के चंगुल में फंस जाएंगी। तो चलिए, जो आदमी ट्रक के साथ इनकी गाड़ी को टो करके लेकर जा रहा है दोस्तों, वही है अपना साइको कातिल। और तब नोरा कहती है कि बस अब बचने का एक ही रास्ता है। पीछे का दरवाजा खोलकर दोनों कूद जाती है, पर गाड़ी इतनी तेजी से खींची चली जाती है कि एडा कूदने से डरती है। पर इस बीच वो कातिल दोस्तों जानबूझकर एक शार्प बेंड में गाड़ी को ऐसा घुमाता है जिसकी वजह से इनकी कार हवा में उड़कर दूसरी ओर गिर जाती है। अब अगले सीन में ये दोनों अपनी आंखें खोलती हैं तो देखती हैं दोनों खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई है। दोनों बुरी तरह से घायल भी हैं, लेकिन अब भी उनकी गाड़ी उसी ट्रक के साथ खींची चली जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देख नहीं लगती है। लेकिन तब वो चेन कट जाती है जिससे इनके कार ट्रक से बंधी हुई थी। कातिल की ट्रक कुछ दूर चली जाती है। यहाँ उलट कर पड़ी हुई कार में दोनों बुरी तरह फंसी होती है। एडा का पैर किसी चीज में अटका होता है। नोरा को उससे कम चोट लगी होती है। तो तभी एडा नोरा से कहती है कि मैं तो नहीं निकल पाऊंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ, मत रुको यहाँ पर, वरना वो कातिल वापस आ जाएगा, तुम मर जाओगी, तुम चले जाओ। पर नोरा कहती है, तुम्हें छोड़कर जाना होता तो मैं कब की जा चुकी होती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। एडा कहती है, छोड़कर जाने को कौन कह रहा है, तुम जाकर किसी को मदद के लिए लेकर आ जाओ बस। नोरा भी गाड़ी से बाहर निकलती तो सामने वो साइको कातिल खड़ा होता है। नोरा फिर घबराकर जंगल के अंदर भागती है, पर साइको कातिल के पास शिकारी कुत्ता है दोस्तों, जिससे वो नोरा के पीछे भगा देता है और खुद एडा के पास आकर उसे गाड़ी से निकालकर घसीट लेकर जाता है। और यहाँ पे लगातार 4 फ्रेम्स दिखाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सुबह हो गई है। एलिस की गाड़ी जिसमें एडा और नोरा बच निकलने की कोशिश कर रही थी, वो बोडोम लेक में डुबो दी जाती है। एडा और नोरा दोनों को उस कातिल ने पकड़ लिया है और उनके हाथों
पे कोई गम जैसा पदार्थ लगाकर चिपका दिया, जिसकी वजह से दोनों मुंह नहीं खोल सकती। एक कपड़े से वो उनका मुंह ढक देता है और उन्हें लेक के पास बैठाकर खुद भी वहाँ बैठा होता है। 50 साल पहले उन 4 टीनेजर्स की जान लेने से पहले वो जिस तरह अपने दांत पीस रहा था और चाकू की धार को तेज कर रहा था, उसी तरह वो अब भी कर रहा होता है। फिर वो दोनों के मास्क निकालकर उनके चेहरे पे छाया हुआ डर देखकर बहुत ही मजा लेता है। कुछ देर के बाद वो दोनों को ले जाकर उस टेंट में डाल देता है जो इन्होंने कैंपिंग के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इन्होंने जो एलिस और मैडी की बॉडीज को लेक में डिस्पोज किया था, उन्हें भी कातिल ने निकाल कर यहाँ रखा होता है। और यहाँ पे धक 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 करके दिल की धड़कनें तेज सुनाई पड़ती हैं। वो नोरा को घसीट कर बाहर लेकर आता है। नोरा की चीखें सुनाई देती है, हालांकि वो अपना मुंह खोल नहीं पाती। और फिर बोडोम लेक को टॉप एंगल में दिखाकर सीन को फेड आउट कर दिया जाता है। कुछ साल के बाद उसी लेक पे कुछ टीनेजर्स आते हैं। वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी को उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हुआ। पुलिस ने भी उसकी बात को सच नहीं माना, लेकिन फिर भी उस लड़की ने कातिल का जो होलिया बताया, उसके आधार पर उस साइको कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपना एक फोर्स यहाँ पर भेजा था। लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई कातिल। असल में दोस्तों, ये बच्चे एडा की बात कर रहे हैं। चलिए फ्लैशबैक में अब उस सीन को दिखाते हैं जहां लेक को टॉप एंगल में दिखाकर फिट आउट किया गया था। साइको कातिल नोरा को घसीटकर लेक की ओर लेकर जा रहा था। नोरा की चीखें सुनकर एडा आंखें खोलती है तो खुद को खून से लथपथ हालत में अपने घर के आगे जिंदा पाती है। मतलब वो साइको एडा को यहाँ पर फेंक कर चला गया था। एडा ने पुलिस को बताया था कि उस जंगल में एक साइको था जिसने हम सबको जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। मेरे तीनों दोस्तों का कत्ल उसने कर दिया। लेकिन क्या है ना, पुलिस को ना वो कातिल मिला और ना ही एडा की बताई हुई कहानी के आधार पर कोई एविडेंस। इसीलिए उनका पूरा का पूरा शक एडा पर गया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर वो ये प्रूव करने में सफल भी हो गए थे कि एडा ने ही अपने दोस्तों का कत्ल किया है। और कातिल का भी यही इरादा था कि अगर वो एडा को यहाँ जिंदा छोड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पुलिस को लगेगा कि एडा ने ही कत्ल किए। इस तरह कातिल बच जाएगा और एडा को हो जाएगी सजा। कातिल का ये प्लान भी कामयाब हुआ। यहाँ से प्रेजेंट में उन टीनेजर्स को दिखाते हैं जो एडा के बारे में ही बात करते हुए इस बोडोम लेक के पास आए हुए हैं। और ये लोग भी कम नहीं है, ये भी इंटरनेट पर इस लेक और इससे जुड़े हुए कत्लों की कहानियों को सुनकर यहाँ हो रहे मिस्टीरियस कत्लों के पीछे का राज जानने और उस दिन की घटनाओं को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हें भी वो कातिल दूर से देख रहा है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। आखिर ये साइको कातिल कौन है, क्यों करता है? इसका कारण मूवी में ये बताया जाता है कि साइको कातिल लेक को ही अपना घर मानता है और जो भी उसके घर में घुसता है उन्हें वो जिंदा वापस नहीं जाने देता। उन्हें मतलब बेरहमी से मार डालता है और जब तक कोई उसके घर के दायरे में नहीं आता वो जंगल में चुपचाप अपना काम करके अपनी जिंदगी गुजारता है। इसी के साथ ये बहुत ट्विस्ट वाली मूवी होती है खत्म। इसीलिए हमने कहा था कि शुरू में तो ये नॉर्मल थ्रिलर लगेगी, लेकिन एंड तक आते आते ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। अब आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, स्वागत है आपका कमेंट्स में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।